सो यार देखो, केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन किया तो पक्का आप 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट वो फिजिक्स से टाइम भी कम लेता है पढ़ने में और मार्क्स ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स। सो द मेन क्वेश्चन ये है कि क्या अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हम केमिस्ट्री में इतना स्कोर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। सो यार आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ वो सारे आपको नोट डाउन करने और अच्छे से फॉलो करने हैं, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। देखो यार, सिर्फ इस वीडियो को देखने से या अच्छे से सुनने से मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, बट ओनली थिंग यू नीड टू डू इज टू एक्ट अपॉन इट। स्टार्ट एक्टिंग इमीडिएटली एंड कीप वन गोल एट अ टाइम इन योर माइंड। देखिए 160 प्लस ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ठीक है। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आई मीन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, राइट। सो यार पागलों की तरह काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सो यार सबसे पहली चीज, आपको अगले कुछ दिनों के लिए डेली मिनिमम 4 घंटे आपको केमिस्ट्री के लिए देने हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास 4 घंटे केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल होने चाहिए। सो डेली आपको इन 4 घंटों में क्या करना है। सपोज आज संडे है, ठीक है, तो क्या करना है, 2 घंटा ऑर्गेनिक कर लिया, 2 घंटा इनऑर्गेनिक कर लिया। नेक्स्ट डे मंडे को आपको पूरा 4 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री करना है। क्योंकि देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा होता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। सो इसको कंपनसेट करने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। हालांकि ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 2 घंटे ऑर्गेनिक ही करना है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो उसको आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो 2 घंटे की जगह 3 घंटा उसको दे दो और 1 घंटा इनऑर्गेनिक को दे दो। वैसे ही आप अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सो अब बात करेंगे हम केमिस्ट्री में तीनों पार्ट के बारे में, ऑर्गेनिक के पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट एंड फिजिकल पार्ट। इन तीनों में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो अब देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। ये पॉइंट मेरा तीनों पार्ट के लिए फिक्स ही रहेगा कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। तो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिए वो मोर देन इनफ है आपके नीट के लिए, ठीक है। उसमें से उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है नीट में। सो जितने भी रिएक्शंस दिए हैं, उसके एग्जांपल्स दिए हैं, उसकी मैकेनिज्म दी है, वो अच्छे से सबको प्रिपेयर करनी है। जो भी हो जाए, नेम रिएक्शन सारी है वो सारी की सारी आपको करनी है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए। देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिलर है, ठीक है। तो उनमें जो कंसेप्ट दिए गए, हाइब्रिडाइजेशन का हो गया, नोमेनक्लेचर का हो गया, ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से कर लिया तो आपका मैकेनिज्म वाला पार्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप रिएक्शंस देखो तो उस रिएक्शंस के एक्सेप्शनल केसेस याद करने की ट्राई करो, ठीक है। उसको खोजने की ट्राई करो कि कौन कौन से इस रिएक्शन में एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है, एमसीक्यू सोल्व करने से। आप जितने ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करेंगे उतने आपको एक्सेप्शन केसेस मिलेंगे। क्योंकि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लास्ट के 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर सकते हैं। आपने ये लास्ट 30 ईयर्स के भी पीवाईक्यूज कर लिए ना तो वो भी मोर देन इनफ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है, आप और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं और ज्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो एक मैं एडवाइस देता हूं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। जो अच्छे से करना चाहता है उसके लिए है। तो आप जेईई के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। मैंने खुद किए थे तो मुझे काफी कंसेप्ट ऐसे नए मिले थे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं थे, लेकिन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे। और ये वाला जो मैंने बताया पीवाईक्यूज वाला, वो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है उन दोनों पार्ट्स के लिए भी आप कर सकते। सो दिस वाज ऑल फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो same as organic chemistry, not a single question will come out of NCERT. This is a main and the most important points. Not a single question will come out of NCERT. So just follow NCERT. Trust me, I have done this mistake. मुझे भी सब लोग बताते थे कि NCERT कर, लेकिन मेरा क्या था, मैं ऐसा सोचता था कि अगर 1-2 क्वेश्चंस NCERT के बाहर के आ गए और वो मुझे नहीं आए तो वो मैं 1-2 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं 10-15 रेफरेंस बुक करता था, और जो बाकी के 43 क्वेश्चंस थे उसमें उनमें गलत करके आता था। वो 1-2 क्वेश्चन तो मेरे सही होते थे जो हार्ड वाले होते, जो बाहर से पूछे। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि 43 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में से आते हैं ना, तो मैं पहले वो करूं, फिर वो 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं लड़ूंगा, ठीक है। तो पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, उन 43 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। दूसरी चीज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करनी है, एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स। जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इससे आपको देखो फायदा क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। आपको जो भी हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, जो भी कुछ अलग, मतलब अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। आपका क्वेश्चन सोल्व करते समय टाइम भी बच जाएगा बहुत सारा। थर्ड थिंग, जो भी एनसीईआरटी के प्रॉपर्टी टेबल्स दिए, ठीक है, हर एक ब्लॉक केमिस्ट्री में, जैसे एस ब्लॉक ले लिया, पी ब्लॉक ले लिया, उनमें टेबल्स दिए गए कि
एस ब्लॉक का एटॉमिक रेडियस ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस इस ऑर्डर में इंक्रीज होता है। तो आपको वो सारे टेबल में से डेटा निकाल के आपको ऑर्डर्स बनाने हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में फिट कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिट कर दिया, कौन सा वाला हाईएस्ट है, कौन सा वाला कम है, सारे जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे प्रॉपर्टीज को आपके ऐसे ऑर्डर में फाइंड कर लेने, ठीक है। आपको इससे क्या होगा, एमसीक्यूज अगर पूछेंगे ना तो आपको डायरेक्ट स्ट्राइक होगा। फोर्थ थिंग इज फोकस मोर ऑन यूजेस, राइट। जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में उनके यूजेस पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे नाइट्रोजन गैस कहाँ यूज होती है, ऑक्सीजन गैस कहाँ यूज होती है, लिक्विड सोडियम मेटल कहाँ पे यूज होता है, ये सारे हिडन पॉइंट्स है जो कि कुछ ही स्टूडेंट ढूंढ पाते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसे पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, अपने एनसीईआरटी में से अंडरलाइन करना है और बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। So this was all about inorganic chemistry. Now let's move on to the physical chemistry. C. Physical chemistry is just like physics, right? It's all about concepts, logics and lots of calculations. But don't worry, NEET में एकदम बेसिक वाले कैलकुलेशन और एकदम बेसिक वाले कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे फिजिक्स का नाम सुन के घबराना नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो हार्ड क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा कंसेप्ट होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, कैलकुलेशंस होंगे। नहीं भाई, एकदम इजी है, चिल रहो एकदम, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है तो आपको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सिली मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हर एक कैलकुलेशन को 2 बार चेक करना है। भले ही आपको लगता है कि मैंने ये सही किया है, फिर भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें आपको 2 बार देखनी है। और यार ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे कैलकुलेशन वाले नीट में, बहुत ही कम, यानी मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 10 से 15 क्वेश्चन के लिए तो आप 2 बार कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट। सो कैलकुलेशन के सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। Next thing is remember the values of constant up to 2 decimals. So this will allow you to do the calculation in the most effective way. अगर आपने 2 डिजिट तक के भी डेसिमल याद रख लिए ना तो अच्छे से आपके सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज ग्राफ्स। ग्राफ्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। आपको पता होना चाहिए जो भी ग्राफ्स दिए गए हैं, जैसे इक्विलिब्रियम में दिए, काइनेटिक्स वाले चैप्टर में दिए, तो उन सारे चैप्टर्स में ग्राफ्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको वो पता होना चाहिए एक्स की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस में वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। वो ग्राफ किसका है, कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, मेटालर्जी वाले चैप्टर्स में ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ्स का इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। सो एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ्स दिए हैं, जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए, उन सभी को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, देखना है क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, कैसे ये हो रहा है, कैसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ग्राफ्स कर लिया था तो भी आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन तो ग्राफ्स के आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज यूनिट्स। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने यूनिट्स लिखने में गड़बड़ कर दी तो कैलकुलेशन आपका डेफिनेटली गड़बड़ होगा। अगर आप एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स लिख रहे हैं तो आप एमकेएस में ही सॉल्व करें। अगर आप सीजीएस में लिख रहे हैं तो सीजीएस में सॉल्व करें। ऐसा ना करें कि एक यूनिट एमकेएस का लिखा, एक यूनिट सीजीएस सिस्टम का लिख लिया और पूरा का पूरा मेस्ड अप कर दिया आपने। ऐसा नहीं करना है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व। तो यार यही एक तरीका है जिससे आप अपने लॉजिक्स, कंसेप्ट्स और स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सी, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्पीड, लॉजिक्स एंड कैलकुलेशंस एंड कंसेप्ट, राइट। Yeah, this was all for today's video. If you found this video informative and helpful, please share it with your friends, like this video and don't forget to comment your queries. I will be happy to answer that. If you are new to this channel, consider subscribing my channel. I post this type of videos regularly, right? So see you in the next video. Till then, stay curious. Bye.